A very good morning dear student. Today we will discuss redox titration और इसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं आयोडीन को। इस वजह से इसको हम आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, ये दो अलग अलग तरीके के टाइट्रेशन के थ्रू हम रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं और उससे हम एस्टिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री में हम आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहां पर हमने बनाया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। और आयोडीन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ हम कोई भी, जैसे कि थायोसल्फाइड, आर्सेनाइड, फेरस, इनको ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो यहां पर जो आयोडीन है इट इज एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी तरह ये इस तरीके का ये बिहेवियर करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। और इसके साथ हम जब थायो या आर्सेनाइड या फेरस कंपाउंड को जब टाइट्रेट कराते हैं तो ये थायोसल्फेट में या फेरिक में कन्वर्जन हो जाता है इनका, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इनमें होकर के रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल इजी है कि हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आयोडीन का बनाया और उसके साथ हमने टाइट्रेट कर दिया। जो दूसरा टाइप है आयोडोमेट्री, इसमें अपने को दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। आयोडोमेट्री में हम क्या कराते हैं, लिबरेशन ऑफ आयोडीन। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं बना रहे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना रहे, इसमें हम आयोडीन का लिबरेशन कराते हैं, लिबरेट होती है आयोडीन। तो आयोडीन की लिबरेशन के लिए हमको यहाँ पर कोई ना कोई आयोडाइड हमको सिलेक्ट करना होगा। आयोडाइड में हम जनरली सिलेक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। के आई का सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, उसमें बायो के जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। तो पोटेशियम आयोडाइड को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब पोटेशियम आयोडाइड का जब यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो पोटेशियम आयोडाइड से ऑक्सीडाइज होकर के, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज होकर के आयोडीन का लिबरेशन करता है। तो रिएक्शन ये होता है कि कॉपर सल्फेट ने Ki के साथ रिएक्ट करके ये बनाया है क्यूप्रिक आयोडाइड। दिस इज क्यूप्रिक आयोडाइड। क्यूप्रिक क्यों बोला हमने, क्योंकि क्यू जो यहाँ पर कॉपर जो होता है, यदि इसकी हम वैलेंसी आपसे पूछें तो आपका आंसर आएगा कि इस पे कॉपर का कितना है, +2 चार्ज है। क्योंकि आयोडीन कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। तो 2 जुड़े हुए हैं तो कॉपर की यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो गई, +2 हो गई, मतलब एक फॉर्म हो गया। इस वजह से उसका अपने नाम क्या दिया, क्यूप्रिक आयोडाइड। तो क्यूप्रिक आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये इजीली ब्रेक डाउन होता है। और यहाँ पर क्यूप्रिक आयोडाइड अब ब्रेक डाउन होकर के कन्वर्ट होता है क्यूप्रस आयोडाइड में, और क्यूप्रस आयोडाइड के साथ आयोडीन का लिबरेशन जो है वो चालू हो जाता है। तो ये क्यूप्रिक आयोडाइड है एंड दिस इज क्यूप्रस आयोडाइड। क्यों है क्यूप्रस आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन इसमें 2 है तो कॉपर भी कितना है, 2 है। तो 2 कॉपर के साथ 2 आयोडीन, मतलब 1 कॉपर के साथ 1 आयोडीन। मीन्स यहाँ पर आयोडीन यदि -1 है तो इस पे कॉपर का कितना चार्ज रहेगा, +1। इसलिए ये कहलाता है अस फॉर्म और ये कहलाता है एक फॉर्म। तो यहाँ पर क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ और आयोडीन का लिबरेशन चालू हो गया। अब ये जो आयोडीन कितनी लिबरेट हो रही है इसका करना पड़ता है एस्टिमेशन, क्योंकि जब जितनी ज्यादा इसमें आयोडीन लिबरेट होगी उससे हम यहाँ पर कोई भी आपका जो भी केमिकल आपने सिलेक्ट किया है इसकी स्ट्रेंथ हम निकाल पाते हैं कि ये कितनी आयोडीन को लिबरेट कर रहा है। जितनी ज्यादा आयोडीन को वो लिबरेट करेगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी होगी। इस तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं। तो जो लिबरेट आयोडीन है उसका टाइट्रेशन हम करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से। दिस इज सोडियम
थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट से हमने यहाँ पर टाइट्रेट किया। तो सोडियम थायोसल्फेट से जो हम यहाँ पर टाइट्रेट करते हैं तो आयोडीन जितनी लिबरेट हुई है उसका एस्टिमेशन हमको होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद I2 जो है, I2 रिड्यूस होकर के बना लेती है NaI, सोडियम आयोडाइड, और ये जो आपका बनता है दिस इज सोडियम थायोनेट, दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। कितनी आयोडीन लिबरेट हुई है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी जब इसके साथ टाइट्रेट करेंगे। जितनी आयोडीन लिबरेट हुई है उससे हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ऐसे हम कई तरीके के रिएक्शंस जो है वो करते हैं। इस पूरे टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज किया जाता है वो किया जाता है स्टार्च इंडिकेटर। तो स्टार्च इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं और किस तरीके के उसमें कलर्स आते हैं उसको जो है अभी हम डिस्कस करते हैं। टाइट्रेशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम टाइट्रेशन करते हैं उसको हम एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में करते हैं, बेसिक मीडियम में कभी भी नहीं करते हैं। जब कभी हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो इजीली आयोडीन का लिबरेशन होता है और हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट है वो टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली हमको एंड पॉइंट मिल जाता है। बट जब हम बेसिक मीडियम में आते हैं तो बेसिक मीडियम में आने पर जो OH माइनस आयंस जो होते हैं वो आयोडीन को कन्वर्ट कर देते हैं आयोडाइड में। आयोडाइड जो होता है ये आपका जो थायोसल्फेट वाले जो यहाँ पर फ्रैक्शन होता है उसको वो सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। थायोसल्फेट को वो सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और सल्फेट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एंड पॉइंट नहीं मिल पाता है और रिएक्शन हमको सही से नहीं मिलती। इस वजह से हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसका जो pH है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9, हमेशा 9 pH से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका जो मीडियम है। इस वजह से इसको हम एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में करते हैं तो इसके बेटर रिजल्ट हमको मिलते हैं। इस रिएक्शन में, इस पूरे टाइट्रेशन में हम स्टार्च एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। इसको स्टार्च इंडिकेटर जनरली फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपको टीचर पूछ सकता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही क्यों लें हम, यदि हम थोड़ी देर पहले बना हुआ ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन लेना चाहिए। होता यह है कि ये इजीली इसका डिसोसिएशन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये प्रॉपर तरीके से एंड पॉइंट इसमें प्रॉपर नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन ही लेना चाहिए। फिर स्टार्च जो है आयोडीन के साथ, क्योंकि जो लिबरेट हो रही होती है आयोडीन उसके साथ यहाँ पर ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये एकदम इंटेंस ब्लू कलर जो है हमको मिलता है। इंटेंस ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन हमको मिलता है ये एक्चुअली में कैसे बनता है, ब्लू वॉयलेट इसको अपन बोल सकते हैं। ब्लू भी ना बोल करके हम ब्लू वॉयलेट कलर का हमको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है वो हम देखते हैं। तो स्टार्च जो होता है इसमें 20% होता है एमाइलोज और 80% होता है एमाइलोपेक्टिन। ये जो 20% वाला जो पार्ट है इट इज वाटर सॉल्यूबल, इट इज वाटर सॉल्यूबल पार्ट। और ये जो एमाइलोपेक्टिन जो होता है इट इज वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट। ये यहाँ पर वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट है। जब एमाइलोज आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसका कलर आता है रेड और जब ये एमाइलोपेक्टिन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर आता है ब्लैक। तो रेड और ब्लैक कलर मिक्स होकर के कुछ
वायलेट कलर हमको मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ हमको ब्लू वायलेट कलर मिलता है। उसके पीछे क्या रीजन है ये भी आप बहुत अच्छे से अपने वाइवा में दे सकते हैं, आंसर में दे सकते हैं। अच्छा इससे इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। एक इसमें प्रिकॉशन और लेना पड़ता है कि जो भी स्टार्च इंडिकेटर हम ऐड कर रहे हैं उसको हम नियर द एंड पॉइंट ऐड कर दे, स्टार्टिंग में ही नहीं करते। तो नियर द एंड पॉइंट हमको इसको ऐड करना चाहिए। नियर द एंड पॉइंट करने के पीछे रीजन ये है कि यदि हम स्टार्टिंग में ही इसको ऐड कर देंगे तो ये स्टार्च आयोडीन के साथ एक परमानेंट ब्लू कलर का फॉर्मेशन कर देगा, परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जब इसको हम एंड पॉइंट लेकर के आएंगे और उसका डिसअपियरेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमको एक लार्ज अमाउंट में थायोसल्फेट लगेगा और लार्ज अमाउंट में थायोसल्फेट लग करके एंड पॉइंट भी प्रॉपर नहीं आएगा। तो इस वजह से हमको हमेशा नियर द एंड पॉइंट ही स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करना चाहिए। अब इसके बाद कुछ इसके और प्रिकॉशंस हैं जो हमको कुछ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब आयोडीन का लिबरेशन होता है तो इसमें एक आयोडीन फ्लास्क यूज किया जाता है। आयोडीन फ्लास्क जब हम इसमें यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक इस टाइप का एक कॉर्क लगा हुआ होता है और इस कॉर्क से हम इसको बंद कर सकते हैं और जब टाइट्रेट करते हैं तभी इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए जब हमने यहाँ पर KI का सॉल्यूशन डाला, मतलब हमने अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने कॉपर सल्फेट ले लिया और फिर इसमें एक्सेस में KI का सॉल्यूशन हमने डाला। तो जैसे हमने डाला तो इसमें आयोडीन लिबरेट होने लगती है और ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो ब्राउन रेड हमको कलर दिखाई देने लगता है। तो इसको बोला जाता है कि 2 to 3 मिनट्स हमको थोड़ा सा इसको रुकना पड़ता है, उसके बाद ही टाइट्रेशन करना है। उसके पीछे रीजन क्या है 2 to 3 मिनट जो हमको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो भी आयोडीन का लिबरेशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है इसकी, बहुत ही स्लो रेट से ये यहाँ पर लिबरेशन होता है। तो जब ये प्रॉपर लिबरेशन हो जाएगा उसके बाद ही हमको टाइट्रेट करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही करने लगेंगे तो प्रॉपर लिबरेशन हो नहीं पा रहा है और हमको यहाँ पर टाइट्रेशन में और एंड पॉइंट में दिक्कत जा सकती है। तो हमको थोड़ा सा 2 to 3 मिनट का वेट करने के बाद ही यहाँ पर रिएक्शन करना चाहिए, टाइट्रेशन करना चाहिए। फिर इसमें एक क्वेश्चन और होता है कि KI जो है उसको एक्सेस अमाउंट में क्यों लेते हैं। KI को एक्सेस अमाउंट में लेने के पीछे रीजन ये है कि जो आयोडीन यहाँ से लिबरेट होती है ये होती तो वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल है तो अब क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल है तो क्या करता है कि ये KI जो है आयोडीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके बना लेता है KI3 और KI3 जब यहाँ पर बनता है तो फिर इसके बाद ये धीरे धीरे स्लो रेट में आयोडीन को लिबरेट करता चला जाता है और हमारा टाइट्रेशन एक बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर बहुत फास्ट हो जाएगा तो हम टाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइट्रेशन हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है और हमको यहाँ से ओपन करके तो स्लो जब यहाँ पर एक स्लो तरीके से जब यहाँ पर लिबरेशन होता है तो एस्टिमेशन भी बहुत ही इजीली हम इसको कर सकते हैं। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिए, मैं जरूर इसके आंसर आपको बताऊंगी। Thanks for watching. Subscribe my channel and